रन है। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग मुझे लाइव देख पा रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताएं। आप बताना मुझे लाइव दिख रहा है सही? आपके मोबाइल में देखना आ रहा है सही? देखना आ रहा है सही? आ रहा है? ठीक। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका जो एडवांस मैथ्स का पूरा सिलेबस है वो यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। आज से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं मुझे, मैं सीक्वेंस में सबसे पहले अलजेब्रा लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अलजेब्रा में आप सारी बेसिक कैलकुलेशन सीख जाते हो। जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं, संख्याओं के स्क्वायर करना है, रूट करना है, स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, ये सारा अलजेब्रा में आ जाता है। बाकी बातें हम बाद में करते रहेंगे। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहली क्लास है अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में आता है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, इनको समझने से पहले हमें बाइनोमियल थ्योरम है उसको एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आज का सेशन आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग न रहे, लेकिन हम सीक्वेंस से चलेंगे। इस कारण से हम बीच में से शुरू नहीं कर सकते कि क्लास इंटरेस्टिंग हो। हमें बेसिक चीज़ें हैं उनको समझना पड़ेगा। तो आज हम इंट्रोडक्शन से चलते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं। जब अलजेब्रा की बात आती है तो बाकी गणित से कैसे अलग है? अलजेब्रा में अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशंस होती है। अर्थमेटिक में जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं। रूल्स सेम ही रहते हैं, लेकिन अलजेब्रिक टर्म्स में जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आपके वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स दोनों की कैलकुलेशन साथ चलती है। और न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं, उनमें ओनली कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कि नंबर्स के रूप में होते हैं, उनमें कैलकुलेशंस होती है। रूल्स वही रहते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं जो अर्थमेटिक में हम पढ़ते हैं, उनमें केवल संख्याएं 1 2 3 यूज होती हैं। यहाँ पर 1 2 3 के साथ साथ में ABC या XYZ कोई भी अल्फ़ाबेट्स को उनके वेरिएबल्स के रूप में दिया जाता है, और उनके जो कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जिनको हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला टर्म है वो है एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, इसको व्यंजक भी कहा जाता है। जो कुछ भी, चाहे आप नंबर्स को यूज करें या सिंबल्स को यूज करें या फिर आप लेटर्स को यूज करें, गणित में जो कुछ भी लिखा जाता है, मैथ्स में जो कुछ भी लिखा जाता है, जो एक वैल्यू रखे या जिसकी कोई वैल्यू हो, वो सब कुछ एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति होती है। अगर हम ये कहें कि
इसमें वो सारी कैलकुलेशंस या वो सारी अभिव्यक्तियां आ जाती हैं या वो सारे व्यंजक आ जाते हैं जिसमें आपके वेरिएबल्स यूज होते हैं। अब वेरिएबल्स है वो ABC के रूप में हो सकते हैं या वो वेरिएबल्स है वो XYZ के रूप में हो सकते हैं। वो सारी की सारी कैलकुलेशंस या वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर मैं ये लिखूं कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन के रूप में हो सकता है, ये एक पॉलिनोमियल के रूप में हो सकता है, या एक सिंपल कैलकुलेशन भी हो सकती है। सिंपल कैलकुलेशन भी हो सकती है। 3 + 2 = 5, दिस इज ऑल्सो ए एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर पावर कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। जहाँ कोई वैल्यू है वो मैटर करती है और गणित में जिन चीज़ों को लिखा जा सकता है वो सारी के सारे एक्सप्रेशंस या अभिव्यक्ति होती हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स ABC या XYZ के रूप में यूज किए जाएं साथ में। ठीक है, देखिए मैंने एक शब्द यूज किया था एक्सप्रेशन के साथ में, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं बहुपद। आपके सिलेबस में हेडिंग दी हुई होती है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद जो होते हैं वो क्या होते हैं उनको समझो थोड़ा सा। जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखा जाता है जैसे 3x + 4y, 3x + 4y लिखा जाता है, ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है या नहीं है अभी देखते हैं। ये जो x है ये एक वेरिएबल है, यानी ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है, इसको हम चर राशि बोलते हैं या वेरिएबल बोलते हैं। ये जो 3 होता है ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है, तो ये एक अचर राशि है। लेकिन जब एक चर और अचर राशि एक साथ होती हैं तो उनको हम एक साथ लिख रहे हैं एक्सप्रेशन के रूप में, तो यहां पर जो x है ये तो कहलाएगा वेरिएबल और ये जो 3 है ये इसका कहलाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट या इसका गुणांक। आप ये कहेंगे कि x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, y का कोफिशिएंट कितना है 4 है। आप ये कह सकते हैं x का जो गुणज है वो कितना है 3 है, y का गुणज है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इनके कोफिशिएंट होते हैं 3 और 4। कोई भी इक्वेशन ऐसे इक्वेशन के रूप में लिखें ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। अगर मैं ये कहूं x है ये एक वेरिएबल है, y इज ऑल्सो ए वेरिएबल, y एक वेरिएबल है, a जो है ये x का कोफिशिएंट है, a है इज कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो b है ये y का कोफिशिएंट है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, और ये जो c होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म है या इसको नियत बोलते हैं, नियत या कांस्टेंट, ये अचर राशि होती है। जैसे ही आपने इक्वल का सिंबल लगाया तो ये इक्वेशन बन गई, और जब तक इक्वल का सिंबल नहीं है ax + by + c का ही रूप है तब तक इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये हम बाद में देखेंगे। आप इसको पॉलिनोमियल कह सकते हो या आप इसको एक एक्सप्रेशन कह सकते हो। तो आप ये समझ रहे हैं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है
उसमें वेरिएबल्स का होना जरूरी होता है। विदाउट वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, कांस्टेंट या अचर राशि हो या न हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं केवल x प्लस वाई लिख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं 3 प्लस 4 लिख रहा हूं तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब जो भी एक्सप्रेशन है वो बहुपद या पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। पॉलिनोमियल कब होगा या बहुपद कब होगा? पॉलिनोमियल या बहुपद कब होगा? ध्यान से देखना, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसके ऊपर जो पावर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। जैसे मैं ये लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, मान लीजिए ये है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये देखना है। वेरिएबल x है, यहां x की पावर 2 है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहां x की पावर 1 है तो 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप ये कह सकते हो दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 4 लिखूंगा। अब ये जो पावर माइनस में आ रही है इस कारण से आप इसको पॉलिनोमियल नहीं कहोगे, ये बहुपद नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि जब हम पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पढ़ते हैं तो ये एक्चुअली एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से कंपेयर करते हैं, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कंसेप्ट वही यूज हो रहा है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में यूज हो रहा है, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर होता है। लेकिन फिर भी सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, क्योंकि a की पावर 2 है, 2 एक इंटीजर है, b की पावर 2 है, 2 एक इंटीजर है, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो ये 1 1 दोनों ये भी क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये x की पावर 2 है प्लस ये अपॉन में जब भी पावर जा रही है, नीचे आपका वेरिएबल नीचे हर में जा रहा है तो उसकी पावर -2 हो जाएगा। और जब हम इसको +2 करते हैं, अगर ये पावर एक माइनस में आ रही है तो आप इसको ये कहेंगे कि दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? बहुपद कब होगा? जब वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी वो अगर पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, पूर्णांक भी होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो इंटीजर की क्या मतलब है ये देखो। अगर मैंने ये कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 4 है, मान लीजिए ये कुछ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 4 है, तो यहाँ x की पावर क्या है, 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और ये जो रूट x होता है ये पावर फ्रैक्शन में होती है, तो यहाँ x की पावर 1/2 है। तो ये पावर जो 1/2 आ रही है ये 1/2 है। इस कारण से आप इसको पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं कहोगे, इस कारण से ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखो जैसे हम रूट a प्लस रूट b का जब होल स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है a प्लस बी प्लस हो जाता है 2 रूट ए बी। रूट a प्लस रूट b का जब होल स्क्वायर करते हैं, कंसेप्ट वही यूज हो रहा है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में यूज होता है। लेकिन ये जो 2 रूट ए बी है, ये जो रूट आ रहा है, रूट है, क्यूब रूट है या एनी कोई भी रूट आ रहा है, तो ये इसकी पावर को पॉजिटिव इंटीजर नहीं होने देगा। पावर है तो पॉजिटिव लेकिन इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये a की पावर 1 है, ये b की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू a की पावर हाफ एंड b की पावर हाफ। तो ये पावर हाफ आ रही हैं, तो इस हाफ पावर के कारण आप इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हो। ये कोई सा भी इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि
हर बहुपद है वो एक एक्सप्रेशन होता है। ईच पोलिनोमियल इज ए एक्सप्रेशन, बट each expression is not a polynomial। हर व्यंजक है या हर अभिव्यक्ति है वो बहुपद नहीं हो सकती, लेकिन हर बहुपद है वो एक व्यंजक है, एक अभिव्यक्ति है। यहां तक का मामला क्लियर है? ठीक है, आप कमेंट करके बाद में बता सकते हो कि कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई। मैं जो कुछ भी लिखने लायक बात होगी तो मैं आपको साइड में जाके इसके लिए आपको दे दूंगा टाइम, ताकि आप उसको लिख लो। बाद में जब वीडियो आपके पास सेव रहेगा तो आप उसको जाके वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। जब भी कोई एक्सप्रेशन आप लिख रहे होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप उसको लिख रहे होते हैं जैसे x³ + x² + 3x, मैंने ये कुछ लिखा है। अब यहां पर एक चीज आती है, नॉर्मली पॉलिनोमियल के लिए यूज की जाती है, पॉलिनोमियल के लिए यूज की जाती है, और वह है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यूज की जाती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है वो पॉलिनोमियल की क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे यहां हम बात कर रहे हैं, x की पावर कितनी है? 3 है। x की पावर कितनी है? 2 है। x की पावर कितनी है? 1 है। कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती है, ध्यान रखना। कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसकी कोई डिग्री नहीं होती है। वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो x³ की डिग्री क्या है? 3 है। x² की डिग्री क्या है? 2 है। 3x में से x की डिग्री क्या है? 1 है। लेकिन इस पूरे पॉलिनोमियल की हम बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 3 है। तो इसकी डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसकी जो डिग्री है, या इसकी हम डिग्री को कोटि भी बोलते हैं, डिग्री को हम बोलते हैं कोटि भी, तो इसकी डिग्री या इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा? आपकी डिग्री या कोटि हो जाएगी। ठीक है, अगली बात देखिए आप, जब कभी भी आपके कैलकुलेशंस हम कर रहे होते हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के बारे में बात बता देता हूं। जैसे वेरिएबल सेम आते हों, वेरिएबल सेम हो, और दूसरा है कोफिशिएंट सेम हो। अगर हम समेशन कर रहे हैं, यानी योग कर रहे हैं, या उनका अंतर कर रहे हैं, यानी उनका जोड़ना या घटाना कर रहे हैं, समेशन या इनका अंतर कर रहे होते हैं, तो अगर वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल आपस में जुड़ जाते हैं, और अगर कोफिशिएंट सेम है तो कोफिशिएंट आपस में जुड़ जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो कॉमन के रूप में बाहर आ जाता है। जैसे वेरिएबल सेम है, जैसे 3x है प्लस 4x है प्लस 5x है, वेरिएबल सेम है, x ही है वेरिएबल, तो मैं x को कॉमन ले लूंगा और ये हो जाएगा 3 + 4 + 5 हो जाएगा। 3 + 4 + 5 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 12x लिख सकते हैं। कब? जब वेरिएबल सेम होगा तब। ऐसे ही अगर कोफिशिएंट सेम हो, जैसे मैंने लिखा 3x + 3y + 3z, यहां पर कोफिशिएंट सेम है, तो अब ये कोफिशिएंट कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा x + y + क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। अगर आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, अगर जोड़ रहे हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा, और अगर आप घटा रहे हैं तो यहाँ प्लस की बजाय क्या आ जाएगा? माइनस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो। जोड़ रहे हो तो आपस में ऐड हो जाएंगे, और घटा रहे हो तो आपस में क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएंगे। जो जिसमें से कम है उसमें से ज़्यादा में से क्या कम होगा? वो घट जाएगा। अगली बात देखिए आप इसमें,
अगर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई आपस में गुणा कर रहे हो, तो देखो वेरिएबल्स भी आपस में गुणा होते हैं और जो उसके कोफिशिएंट हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं। वेरिएबल्स भी गुणा होते हैं, कोफिशिएंट भी आपस में गुणा होते हैं। जैसे 3x² को 4x से गुणा करना हो, 3x² को 4x से गुणा करना हो, तो 3 का 4 से गुणा 12 हो जाएगा, और x² का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। जब कभी भी आप आपस में गुणा कर रहे होते हो तो वेरिएबल से वेरिएबल गुणा हो जाते हैं और उनके कोफिशिएंट हैं वो आपस में गुणा हो जाते हैं। अगर वेरिएबल अलग अलग हों, ये 3x है, ये 4y है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3 और 4 का गुणा अलग हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x और y का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। तो वेरिएबल्स आपस में गुणा हो जाएंगे, कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे। ऐसे ही डिवीजन में होता है, ऐसे ही डिवीजन में होता है। जब आप इनका भाग कर रहे होते हो, वेरिएबल से वेरिएबल डिवाइड हो जाते हैं, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट डिवाइड हो जाते हैं। कैसे, जैसे 18x² को आप 6x से डिवाइड करेंगे, 18x² को 6x से डिवाइड करेंगे तो 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और x² से x को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ 18x³ इंटू y² इंटू z⁴, इसको डिवाइड कर रहे हो 3x इंटू y इंटू z³ से डिवाइड कर रहे हो। सपोज कीजिए ऐसे डिवाइड कर रहे हो, तो देखिए 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, x³ को x से डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा, x को y² से डिवाइड करेंगे तो ये y आ जाएगा, और z³ को z³ से z⁴ को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल्स और जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में कैलकुलेट हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। अब वापस उस बात पर आते हैं कि जब कभी भी आपको दो ऐसी कैलकुलेशन दे रखी हैं या ऐसे दो पॉलिनोमियल्स में कोई टर्म्स दे रखी हैं जो आपस में जुड़ रही हूं या घट रही हूं या गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो, तो ध्यान रखना है, एक तो एडिशन में या समेशन भी बोल देते हैं इसको, और एक होता है सब्ट्रैक्शन में। जब घटाते हो आप तो इनकी डिग्री चेंज नहीं होती है, कभी भी डिग्री है ये कभी चेंज नहीं होती है। जैसे 3x² प्लस 3x² प्लस y² प्लस 5z² है, इनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं। अगर मैं इंडिविजुअल 3x² की बात करूं तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इंडिविजुअल y² की बात करूंगा तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी, और इंडिविजुअल z² की बात करूंगा तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। लेकिन जब इनको मैं आपस में जोड़ रहा हूं, बीच में प्लस यूज कर रहा हूं, तो इस पूरे टर्म की डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 ही होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ने से डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री है विल रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे ही घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3x² माइनस 9y² प्लस हो जाएगा z²। अब आपसे पूछे कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो x² की 2 है, y² की 2 है, z² की 2 है, तो इस पूरे टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। बोल सर डिग्री का कहाँ यूज होता है? डिग्री जब हम कैलकुलेशंस आगे सवाल करेंगे उस टाइम डिग्री का कंसेप्ट यूज करेंगे सवालों को सोल्व करने में। तो वहाँ पर कई बार बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन ऑप्शंस के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें जो क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर दी गई होती है उसकी डिग्री जब आपके आंसर की डिग्री से मैच कर जाती है तो हम उस आंसर को मार्क कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपके जो एक्सप्रेशन दी गई है उसकी डिग्री 4 आ रही है, तो जो आंसर होगा उसकी डिग्री भी 4 ही होनी चाहिए। अगर जिस ऑप्शन में आंसर की डिग्री 4 होगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी डिग्री 4 आ रही है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये इस तरीके को हम यूज करेंगे।
अगर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या होगा? या इनको आपस में डिवाइड कर दें, डिवीजन कर दें, या इनका भाग कर दें, गुणा कर दें या इनका भाग कर दें, तो क्या होगा? जब चीजों को आपस में गुणा कर रहे होते हो या जब चीजों को आपस में भाग कर रहे होते हो, गुणा करते हैं तो डिग्री है वो जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और जब भाग दे रहे होते हो तब वो जो डिग्री है वो उनकी डिग्रीज के डिफरेंस के बराबर आ जाती है, डिग्री उनके डिफरेंस के बराबर आ जाती है। जैसे यहां देखिए आप, एक्स क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर से गुणा कर रहा हूं, अब इसका रिजल्ट एक्स की पावर 5 आएगा, वो तो देखो जाहिर सी बात है आप भी कर लोगे कि एक्स की पावर 5 आएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। जैसे ही आपस में गुणा होंगे तो 3 और 2 5 आपस में जुड़ जाएगा। आप ये कह सकते हो कि डिग्री है वो पावर को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर जो घात होती है उसको रिप्रेजेंट करती है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। या ऐसे लिखा हुआ है कि a प्लस बी को मैं a माइनस बी से गुणा करता हूं, a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करता हूं, तो यह आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। देखो यहां पर a की डिग्री भी 1 है, b की डिग्री भी 1 है, जोड़ने से डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस पूरे टर्म की डिग्री 1 मान ली जाएगी। यहाँ a की डिग्री 1 है, b की भी डिग्री 1 है, घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी डिग्री 1 मान ली जाएगी। डिग्री जब आपस में गुणा होंगी, आपस में जब गुणा हो रही होती हैं तो डिग्री है वो जुड़ के आती है, तो अगर मैं 1 और 1 को जोड़ूंगा तो यहाँ डिग्री 2 आनी चाहिए। आप देख सकते हो a की पावर 2 है, b की पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बीच में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इस पूरे की डिग्री या इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे ही भाग देने से क्या होगा? जैसे 3x क्यूब कर देता हूँ या 9x की पावर 5 कर देता हूँ और इसको मैं y स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ। 9x की पावर 5 है, इसको मैं y स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? x की पावर 5 में y स्क्वायर का भाग देने से क्या आता है उससे मतलब नहीं है हमें। अगर इसकी केवल डिग्री चेक करनी हो तो ऊपर वो जो दे रखा है टर्म, इसकी डिग्री 5 है, नीचे जो टर्म दे रखा है उसकी डिग्री 2 है, 5 है वो 2 से कितना ज़्यादा या कितना कम है वो इसकी डिग्री हो जाएगी। तो 2 की तुलना में 5 है वो 3 ज़्यादा है, तो इस पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर ऊपर की तरफ पावर ज़्यादा है तो डिग्री 3 हो जाएगी, नीचे की तरफ पावर ज़्यादा है तो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। उस कंडीशन में डिग्री -3 हो जाएगी। जैसे ये 9x स्क्वायर ऊपर होता और y की पावर 5 नीचे, y की पावर 5 नीचे होता, y की पावर 5 होता नीचे, 9x स्क्वायर ऊपर होता, y की पावर 5 नीचे होता। नो का कोई रोल नहीं है, इसकी तो डिग्री कुछ होगी नहीं। अब यहाँ से देखें तो ये 2 की तुलना में 5 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो नीचे की तरफ डिग्री 3 है, इसलिए आप ये कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ रहे हो। एक बार कमेंट्स दिखाएं, आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आप बताएं ज़रूर मेरे को, ठीक है? आप बताएं ज़रूर, कमेंट करके बताएं। और अगर ये कुछ पूछ रहे हैं तो आप इनको रिप्लाई भी कर दो, है ना? रिप्लाई भी कर दो, ठीक है? आपको रिप्लाई कर देंगे अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई करने लगूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है? इसलिए आपको ये रिप्लाई कर देंगे, ठीक? आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। लाइव क्लास है, पहले से रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है। आप देखो टाइम मैच कर सकते हो। और जैसे मेरे घड़ी में इस टाइम बज रहा है, क्या टाइम बज रहा है? 6:34 हो रही हैं, 6:34 हो रही हैं शाम की, तो अब 35 हो गई हैं, तो लाइव क्लास चल रही है, पहले से रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है ना? ओके। डिग्री का कंसेप्ट कहाँ यूज होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, उससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उससे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। a³ + b³ + c³ -3abc है, और नीचे दिया गया है a² + b² + c² -ab -bc -ca, और आपसे पूछ लिया इसका मान क्या होगा? आपसे पूछ लिया इसका मान क्या होगा? a³ + b³ + c³ -3abc /
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब एक ऑप्शन में तो ये दे दिया, ऑप्शन ए में तो ये दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन बी में ये दे दिया 1 होगा, ऑप्शन सी में दे दिया -1 होगा, ऑप्शन डी में दे दिया ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस क्या होगा, सी होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अगर यहाँ पर इनकी चारों की डिग्री डिफरेंट है तो आप इसको विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इनकी भी 1 1 1 1 3 आ जाएगी। नीचे इनकी कितनी है, सबकी 2 2 है, ए दोनों की 1 1 2 हो जाएगा, दोनों की 1 1 2 हो जाएगा, दोनों की ऊपर सारों की डिग्री 3 है, नीचे सारों की डिग्री 2 है। अभी मैं बताऊंगा होमोजीनियस एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो ऊपर की 3 डिग्री है, नीचे की 2 डिग्री है, तो इनका बैलेंस करेंगे तो ऊपर 1 डिग्री आएगा। यानी इससे पूरा जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है पूरा, इसकी डिग्री बनती है 1, इसकी डिग्री 1 बनती है। तो आपका यहाँ जो सवाल में जो आंसर्स दिए गए होंगे ऑप्शंस में, उस ऑप्शंस की डिग्री भी 1 होनी चाहिए। देखो इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री 2 है, कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री 0 होती है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, 1 डिग्री इसकी है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर इन 4 में से कोई होगा तो ये ए प्लस बी प्लस सी होगा। अगर इन 4 में से कोई सा भी आंसर होगा तो वो क्या होगा, डी होगा, नहीं तो इनमें से भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पता है या मैं इसके बारे में कुछ, अभी मैं ये मानता हूँ कि इस चीज़ का मुझे कुछ भी नहीं पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है या नहीं होता है, उस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि डिग्री के आधार पर इस सवाल को आप जस्टिफाई कर सकते हो क्या, तो डिग्री के आधार पर हम इस सवाल को कर सकते हैं और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है, होमो GENEOUS, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, यानी ऐसा कोई व्यंजक या अभिव्यक्ति या कोई पॉलिनोमियल जिसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज किए गए हैं सारे वेरिएबल्स की सेम डिग्री हो, सारे वेरिएबल्स की सेम डिग्री हो। या आप ये कह सकते हैं जब भी कोई आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो बीच में प्लस माइनस लगता है, तो जहां भी प्लस माइनस लग रहा है ये प्लस माइनस सेपरेटर्स का काम करते हैं। तो उस प्लस माइनस के बीच की जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वहां हर जगह डिग्री बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस लिखा 3xyz, ये मैंने लिखा था। ABC के रूप में भी लिख सकते हैं, xyz के रूप में भी लिख सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी डिग्री कितनी है, 3, और इसकी भी डिग्री कितनी है, 3 है। तो आप ये कह सकते हो दिस इज ए होमोजेनियस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं समघाती व्यंजक, हिंदी में लिखेंगे समघाती व्यंजक, होमोजेनियस एक्सप्रेशन। समघाती व्यंजक होता है यानी हर बहुपद या हर वेरिएबल की पावर का जो रिजल्ट आ रहा है वो बराबर आ रहा है, इसलिए इसको समघाती या होमोजेनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके अपोजिट में जैसे ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। क्या ये समघाती व्यंजक है, जिसको हम x प्लस वाई का होल क्यूब कहते हैं बाद में, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है, बाद में हम पढ़ेंगे। x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy है, 3xy का स्क्वायर है। ऐसा अगर हमें दे रखा है तो क्या ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, क्या ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये देखना है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3 है, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3 है, 2 इसकी 1 इसकी, तो यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 3 है, 1 इसकी 2 इसकी, तो यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 3 है। दिस इज ऑल्सो ए होमोजेनियस एक्सप्रेशन, ये भी एक समघाती व्यंजक है, ठीक है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल और लेते हैं, और एग्जाम्पल और लेते हैं। x³ प्लस 3x² प्लस हो जाएगा 3x प्लस 1, एक्चुअली ये x प्लस 1 का होल क्यूब होता है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वो पिछले वाला क्या था, वो x प्लस वाई का होल क्यूब था, वो x प्लस वाई का होल क्यूब था, जिसको हमने लिखा था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये लिखा था, ये x प्लस वाई का होल क्यूब था। ये x प्लस 1 का होल क्यूब है तो ये भी एक बहुपद है तो ये भी एक पोलिनोमियल या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। ये होमोजीनियस नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस है। ये हेट्रोजीनस है, हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस यानी इसकी पावर्स अलग अलग हैं। यहां पर देखो डिग्री कितनी है 3, यहां पर डिग्री कितनी है देखो 2, यहां पर डिग्री कितनी है 1, यहां पर डिग्री कितनी है 0। दिस इज नॉट ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन नहीं है। तो आप समझ गए हो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या क्या होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक क्या होता है, मैंने कुछ भी एक कैलकुलेशन लिखी, 3x मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये मैंने एक बहुपद लिख दिया, पोलिनोमियल लिख दिया। अब मुझे अगर ये देखना है कि इसका शून्यांक क्या होगा या इसका जीरो क्या होगा, तो किसी भी बहुपद का शून्यांक वो होता है, उसके वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, सच वैल्यू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल in a polynomial that can make whole polynomial a0, यानी वेरिएबल का वह मान जो इस पूरे बहुपद को जीरो बना दे, वेरिएबल का वह मान जो इस पूरे बहुपद को जीरो बना दे। जैसे मैं ये कहूं कि x का मान -3 इसका शून्यांक है, x का मान है वो जो -3 है वो इसका शून्यांक है। बोले सर आपको कैसे पता चलेगा, चला वो तो बाद की बातें हैं, अपन करेंगे कैसे पता चलेगा। लेकिन x का मान जैसे ही मैं -3 रखूंगा, -3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, ये पहले से ऑलरेडी 9 है तो इस 9 को ऐसा कैसे लिख दो। ये -3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू -3 हो जाएगा, और ये बीच में प्लस है, ये 9 आ जाएगा, -18 हो जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, प्लस 18 -18 कट जाएंगे, और ये क्या बन गया 0। तो ये क्या आ जाएगा 0। ये इस बहुपद का क्या हो जाता है, शून्यांक हो जाता है, 0 हो जाता है। आप सिंपल भाषा में अगर कहें तो आप ये कह सकते हो, जैसे ax प्लस b है, मुझे इसका शून्यांक लेना है, कोई भी बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, मुझे इसका शून्यांक लेना है, तो जो बहुपद या आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसको 0 के बराबर कर दो, उसको 0 के बराबर कर दो। यहां पर a क्या है, x का कोफिशिएंट है, b क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है। a क्या है, x का कोफिशिएंट है, b क्या है, b एक कांस्टेंट टर्म है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसको इक्वेशन बना के 0 के बराबर बना दूं, यानी जो बहुपद है उसको इक्वेशन का रूप दे दूं और 0 के बराबर कर दूं, तो इसमें जो x का मान आएगा, जो वेरिएबल का मान आएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ax बराबर -b हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -b अपॉन a, x बराबर -b अपॉन a आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x का मान जो -b अपॉन a आया है वो इस पूरे बहुपद को शून्य बना देगा। x का मान जो -b अपॉन a आया है ये इस पूरे बहुपद को शून्य बना देगा, और वही इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा, वही इसका शून्यांक या क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है आप ये बात समझ गए हो। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, जो टर्म्स हम यूज करते हैं और जिसके आधार पर हम आगे की एलजेब्रा को पढ़ेंगे।
ठीक है। आगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके सिलेबस के हिसाब से वो है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, जहां एलजेब्रा आता है वहां ये सिलेबस में होगा। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां एलजेब्रा होगा वहां उसके फैक्टर्स का रोल होगा ही होगा। यानी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स तो पक्का ही होंगे सिलेबस में, आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। फैक्टर्स को समझने के लिए देखो, अपने जो सिलेबस के हिसाब से देखें तो एक तो 2 वेरिएबल के फैक्टर्स होते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर करना, या a प्लस बी का क्यूब करना, या a माइनस बी का स्क्वायर करना, या a माइनस बी का क्यूब करना, या तो ये होते हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा करें तो a प्लस बी की पावर 4 करना, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना, या 2 वेरिएबल के, कई बार 3 वेरिएबल के आ जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया a प्लस बी प्लस सी है, तीनों का स्क्वायर करना। आपसे ये पूछ लिया a प्लस बी प्लस सी है, इसका पूरे का होल क्यूब करना। या आपसे ये पूछ लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, माइनस 3abc है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स। तो 2 वेरिएबल के भी पूछ सकते हैं और 3 वेरिएबल के भी पूछ सकते हैं। फैक्टर्स तो यही अपने सिलेबस का पार्ट है, 2 वेरिएबल के फैक्टर्स और 3 वेरिएबल के फैक्टर्स। अब जो 2 वेरिएबल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, 2 वेरिएबल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, उनको समझने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम को समझना जरूरी है। बाइनोमियल, अरे भाई क्या कर रहा है यार, तो बाइनोमियल थ्योरम को समझना जरूरी है। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है आपको बताता हूं मैं, पहले उसको समझ लें, फिर फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। अपन फैक्टर्स के बारे में कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम बाइनोमियल थ्योरम को, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। देखो क्या करना है, जब भी आपको ऐसे दिया गया हो a प्लस बी की पावर n, कभी भी 2 वेरिएबल्स हो उसके ऊपर पावर n करना हो, a प्लस बी की पावर n है। अब बाइनोमियल आपकी जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि आप इसका विस्तार कैसे करोगे। देखिए ये कैसे होगा, ध्यान से समझना। ये हो जाएगा NC0 a की पावर n प्लस यह आ जाएगा NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, प्लस हो जाएगा NC2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2, प्लस हो जाएगा NC3 a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3, और ऐसे ही लास्ट टर्म बन जाएगी NCn, ये हो जाएगा a की पावर तो 0 बन जाएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, और ये b की पावर क्या आ जाएगा n, NCn b की पावर n आ जाएगा, और ये बीच में प्लस। ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। इसमें इस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए आपके जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्बिनेशन में जो NCR होता है, NCR का मतलब क्या है, NCR को ऐसे लिखते हैं, NCR है तो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम R प्लेसेज में अरेंज करते हैं, या R प्लेसेज में हम जिनको सेलेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन जस्ट एज ए सिलेक्शन। n ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उसको हम R वेज में सेलेक्ट करते हैं, वो क्या हो जाता है
कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि NC0 है तो NC0 होता है या NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा r फैक्टोरियल। ये होता है NCR कॉम्बिनेशन, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7C4 लिखना है मुझे, 7C4 लिखना है तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं, डिटेल से हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में पढ़ लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6 होता है। इस 6 से ये 6 कट जाएगा और 7 का 5 गुना कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो 7C4 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। ऐसे ही हम NCR की कोई भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इक्वेशन बनेगी कैसे, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। आप ये सैद्धांतिक रूप से है, ये समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे बनेगी। देखना, अगर मैं ये कहूं कि NCR ले रहा हूं, अगर n का मान 1 लेता हूं तो ये बन जाएगा 1C0 और 1C1। अब 1C0 1 होता है और 1C1 है, ये भी 1 होता है। तो n का मान 1 लेता हूं तो यहां पर आपके पास में 1C0 और 1C1 आ जाएगा। अभी आप एक बार देखते जाओ, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। जैसे मैं n का मान 2 लेता हूं तो यह आ जाएगा 2C0, 2C0, यह आ जाएगा 2C0, यह आ जाएगा 2C1 और यह आ जाएगा 2C2, यह आ जाएगा 2C2। अब 2C0 है ये 1 होता है, 2C1 है ये 2 होता है और 2C2 है ये फिर वापस 1 हो जाता है। एक चीज याद रखना, NC0 है ये n ही होता है, NC0 है ये n होता है, ठीक, सॉरी NC0 है ये 1 होता है, NC0 है ये 1 होता है और NC1 होता है ये n होता है। कैसे होता है देखिए आप, NC0 को हम n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सॉरी NC0 है तो ये n माइनस 0 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा और ये आ जाएगा NC0 ले रहे हैं तो इससे ये कट जाएगा और n माइनस 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा NC0 करते हैं तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। n माइनस 0 n होता है तो ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम NC1 यूज करते हैं तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन NC1 यूज कर रहे हैं तो 1 फैक्टोरियल इंटू हो जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता है। अब आप इसको n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन होता है 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ऊपर n है तो इसका मान क्या आ जाएगा n ही आ जाएगा। इसलिए 2C1 का मान 2 हो जाता है, 2C2 का मान 1 हो जाता है, क्योंकि 2C2 करते हो तो ये आ जाता है 2 फैक्टोरियल अपॉन आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू आ जाएगा 2 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए ये फाइनली क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। आपके ये कम समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, अगर आपने ये कॉम्बिनेशंस वगैरह नहीं पढ़े हुए हैं हो सकता है कम समझ में आ रहा हो। मैं इसको फाइनली इसका जो तरीका है वो बता दूंगा। n का मान जब हम 3 यूज करते हैं तो ये आ जाता है 3C0, ये आ जाता है 3C1,
ये आ जाता है 3C2 और ये आ जाता है 3C3। अब 3C0 जो होता है ये 1 होता है, 3C1 होता है ये 3 होता है, 3C2 करते हैं तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 माइनस 1 1 फैक्टोरियल 1 होता है। इसको इससे 3 बार काटते हैं इसलिए क्या आ जाता है 3। तो 3C1 है ये भी 3 आ जाएगा, 3C2 है ये भी 3 आ जाएगा और 3C3 है ये क्या हो जाएगा 1, इसलिए 1 3 3 1 आ जाता है। अब ऐसे बनाना तो काफी मुश्किल हो जाता है, ऐसे बनाना तो काफी मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको इसका एक फाइनल तरीका बताता हूं और उसको आपको ध्यान रखना है और उसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल या पास्कल्स पिरामिड। पिरामिड भी बोल देते हैं, ट्रायंगल भी बोल देते हैं, पास्कल्स पिरामिड। याद रखना, अगर n का मान 0 है तो 1 लेना है, n का मान 1 है तो 1 1 लेना है, n का मान 2 है तो 1 2 1 लेना है, n का मान 3 है। बोलो सर ऐसे कैसे ले लिया? ऐसे ले लिया। अब मैं इसको ये 1 तो n का किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो 1 बनेगा, किसी भी संख्या की पावर 1 होगी तो दोनों 1 1 आ जाएंगे, a भी 1 आ जाएगा और b भी 1 आ जाएगा। अब जैसे जैसे आगे जाओ पहला 1 ही आएगा, फिर 1 और 1 को जोड़ो तो कितना आ गया 2 आ गया और फिर ये क्या आ जाएगा 1। n का मान 3 लेते हैं तो पहला तो 1 आएगा, 2 और 1 कितना होता है 3, फिर 2 और 1 कितना होता है 3 और फिर ये क्या आ जाएगा 1। n का मान 4 लेते हो, n का मान 4 लेते हो तो पहला टर्म है वो तो 1 आ जाएगा। अब 1 और 3 कितना आता है 4, 3 और 3 कितना होता है 6, 3 और 1 कितना होता है 4 और 1 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। n का मान जब हम 5 लेते हैं तो ये 1 का 1 आ जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जैसे मैं n का मान 6 लेता हूँ, n का मान 6 लेता हूँ तो पहला टर्म है ये तो 1 आ जाएगा, फिर 1 और 5 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 5 और 10 है ये 15 आ जाएगा, फिर 10 और 10 है ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 10 और 5 है ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 1 और 5 है ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और फिर 1 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। n का जो भी मान है उससे एक ज्यादा टर्म आएंगी यहाँ पर। जैसे n का मान 0 है तो 1 टर्म, n का मान 1 है तो 2 टर्म, n का मान 2 है तो 3 टर्म, n का मान 3 है तो 4 टर्म, n का मान 4 है तो 5 टर्म, n का मान 5 है तो 6 टर्म, n का मान 6 है तो 7 टर्म। अब जैसे n का मान मैं 7 लेता हूँ, 7 से ज़्यादा पावर्स की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, n का मान मैं 7 लेता हूँ तो यह आ जाएगा 1, 1 एंड 6 क्या आ जाएगा 7, 6 एंड 15 क्या हो जाएगा 21, इनको जोड़ेंगे तो 35, इनको जोड़ेंगे तो 35, इनको जोड़ेंगे तो 21, इनको जोड़ेंगे तो 7 और ये क्या आ जाएगा 1। ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब देखिए 8 टर्म होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म हो जाते हैं। ये हो जाते हैं जब n का मान 7 होता है तब। ठीक, ऐसे ही n का मान 8 लेंगे, मैक्सिमम 8 तक वैसे भी जरूरत नहीं पड़े आपको। n का मान 8 लेंगे, ये 1 आ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 21 और 7 करेंगे तो 28 आ जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये 70 आ जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म हो जाए। n का मान 8 है तो कितने हो जाएंगी 9 टर्म हो जाएंगी। अब इसका प्रैक्टिकली क्या करना है बस वो ध्यान रखना है आपको। ये पास्कल पिरामिड ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं 5-6 पावर तक का ध्यान रखना है, 5-6 पावर तक का ध्यान रखना है और उसके आधार पर हम किसी भी 2 टर्म्स की कोई भी पावर है उसको अपनी तरफ से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर ये कहा गया है कि a प्लस बी की पावर 0 हो तो पावर 0 तो 1 होता है, इसके लिए तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर पावर 0 है तो ये तो 1 होता है, इसके बारे में तो कुछ सोचना नहीं है। अगर ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी की पावर 1 है
तो ये a प्लस बी होता है, इसके बारे में भी कुछ नहीं सोचना है। अगर ये है कि a प्लस बी की पावर 2 है, यानी होल स्क्वायर है a और b का, अगर a प्लस बी की पावर 2 है, या ये कहा गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उस कंडीशन में क्या होगा, अब यहां पर n का मान कितना हो जाएगा, देखो n का मान 0 है, n का मान 1 है, n का मान कितना हो जाएगा 2, n का मान 2 हो जाए, पावर कितनी है 2 है। अब देखो हमने क्या किया था, 1 के लिए 1 लिया था, सॉरी 0 के लिए 1 लिया था, 1 के लिए 1 1 लिया था, 3 के लिए 1 2 लिया था, फिर 4 पावर 2 पावर के लिए ये लिया था, ये 0 पावर के लिए था, ये 1 पावर के लिए था, ये 2 पावर के लिए था, 3 पावर के लिए हमने यूज किया था 1 3 3 1, 4 पावर के लिए लिया था 1 4 6 4 1, 5 पावर के लिए लिया था 1 5 10 10 5 1 ये लिया था, 6 पावर के लिए लिया था 1 6 15 20 15 6 1 ये आपने लिया था। इसी को हम पास्कल्स पिरामिड या पास्कल्स ट्राइंगल बोलते हैं। ये एक्चुअली है क्या, ये a और b के कोफिशिएंट है, ये जो यहां पर a और b आएंगे उनके कोफिशिएंट हैं। अच्छा पावर्स क्या आएंगी, यहां जो कुछ भी इसका विस्तार होगा या जो भी इसका आगे हम एक्सपेंशन करेंगे तो वहां पर दो चीजें रहेंगी, एक तो कोफिशिएंट क्या रहेंगे, तो कोफिशिएंट तो आएंगे इसमें से, पावर्स क्या रहेंगी, पावर्स आएंगी, पावर्स को तय किया जाएगा वो a के ऊपर पावर n है, फिर a की पावर है वो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी, जो पहला टर्म a है इसकी पावर्स है वो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी, यानी पहले पावर पूरी, फिर उससे एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, ऐसे, और लास्ट में पावर 0 आ जाएगा। और b की जो पावर्स हैं वो इंक्रीजिंग आएंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी, यानी पहले पावर 0 आएगी, पहले पावर 0, उसके बाद में पावर 1, उसके बाद में पावर 2, उसके बाद में पावर 3, उसके बाद में पावर 4। ठीक है, ये ध्यान रखना। बोले यूज कैसे होगा, तो यूज करके बताता हूं, यूज कैसे करना है, यूज करना सीखना है। ठीक है, आज की क्लास नहीं समझ में एक बार तो आप 1-2 बार और देखना। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताना आपके कुछ बातें समझ में आई या नहीं आई। देखिए अगर इसको लिख रहे हैं तो a की पावर 2 होगा क्योंकि n का मान 2 है, फिर a की पावर 1 होगा और a की पावर 1 होगा, और उसके बाद में a की पावर 0, a की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी। ओके, b की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी, 0 से शुरू होंगी, b की पावर 0 है, b की पावर 1 है और b की पावर 2 आ जाएंगी। कोफिशिएंट है वो यहां से लेंगे हम 1 2 1 लेंगे, इसके साथ में 1, इसके साथ में 2 और इसके साथ में 1, और बीच में लगा देंगे जो यहाँ साइन है उसके हिसाब से प्लस लगा देंगे। अब ये यहाँ पर इनके कोफिशिएंट हैं ये, तो b की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, आप ध्यान रखना, b की पावर 0 करते हो तो ये हमेशा 1 होता है। तो ये हो जाएगा, ये 1 है, a स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। a की पावर 1 a होता है, b की पावर 1 b होता है, इसलिए ये 2ab आ जाएगा। और यहाँ से a की पावर 0 का मान 1 बन जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस ये क्या बन जाता है b स्क्वायर। दिस इज b, a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है, यही तो फॉर्मूला बनता है जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम से आप जनरेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि a प्लस बी का मुझे होल क्यूब करना है, तो देखो a की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले पावर 3, उसके बाद में a के पावर 3, उसके बाद में पावर 2, उसके बाद में पावर 1, उसके बाद में पावर 0, b की पहले पावर 0, उसके बाद में पावर 1, उसके बाद में पावर 2 और उसके बाद में पावर 3। कोफिशिएंट क्या आएंगे 1 3 3 1, तो इसके साथ में 1 आएगा, इसके साथ में 3 आएगा, इसके साथ में 3 आएगा और इसके साथ में 1 आएगा। कोफिशिएंट है, इनको गुणा कर दीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए, ये बीच में प्लस आ जाएगा। b की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए केवल a क्यूब लिख दीजिए। b की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसको जस्ट a क्यूब लिख दीजिए। यह आ जाएगा 3a स्क्वायर b हो जाएगा, ये 3ab स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा b का क्यूब आ जाएगा। तो ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे पावर 4 करनी हो, अगर मुझे पावर 4 करनी हो a प्लस
बी की पावर 4 करना हो, a प्लस बी की पावर 4 करना हो, तो a की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो b की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि b की पावर 0 जस्ट 1 होता है, तो 1 को गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे a की पावर 3 आ जाएगा, उसके बाद में a का पावर 2 आ जाएगा, उसके बाद में a की पावर 1 यानी a आ जाएगा। अब आगे जो a का पावर 0 बन रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि a की पावर 0 1 होता है, 1 अंडरस्टूड है कि 1 है, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए उसको मत लिखो। यहाँ से आप b की पावर 0 है लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ b की पावर 1 होगा, यहाँ b की पावर 2 होगा और यहाँ b की पावर 3 होगा। अब a की पावर 0 के साथ में b की पावर 4 आएगा, क्योंकि पावर 4 है तो b पावर 4 तक जाएगा, ठीक है। यानी a तो इधर से इधर घटता जाएगा और b इधर से इधर घटता जाएगा, या ये कह सकते हैं b इधर बढ़ेगा और a इधर बढ़ेगा। अब इसके साथ में कोफिशिएंट क्या लेते हैं, तो पावर 4 के लिए क्या थे, पावर 4 के लिए कोफिशिएंट देखो ये थे 14641, तो ये आ जाएंगे 14641, ये कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो इसके साथ में 1 कर दो। अब 1 को गुणा में लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 किसी के साथ में गुणा करके उसी संख्या को बनाता है, इसलिए ये का ये आ जाएगा। इसके साथ में 4 कर दीजिए, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 1 ओनली b के रूप में लिख सकते हो। ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 1 है, 1 को गुणा में शो करने की जरूरत नहीं होती है, और बीच में लगा दीजिए क्या प्लस, बीच में लगा देंगे प्लस, ये आ जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर a प्लस बी की पावर 5 करना हो, a प्लस बी की पावर 5 करना हो, तो मैं क्या करूँगा, a की पावर 5 लिखूँगा, a की पावर 4 लिखूँगा, a की पावर 3 लिखूँगा, a का स्क्वायर लिखूँगा और a लिखूँगा। ये मैं इनके ऊपर पावर्स लिख दूँगा, ये पावर 4 है। उधर से मैं b की पावर लिखूँगा, तो a की पावर 0 के साथ में b की पावर क्या हो जाएगा 5 है ना, ये b की पावर 5 हो जाएगा, ये b की पावर 4 हो जाएगा, ये b का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सिंगल पावर में आ जाएगा b, यहाँ b की पावर 0 आता है, b की पावर 0 1 होता है, इसलिए यहाँ b की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है और यहाँ a की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक बात है। अब हमने 5 के लिए क्या कोफिशिएंट लिए थे, देखिए एक बार 5 के लिए कोफिशिएंट क्या थे 1 5 10 10 5 1, तो ये कोफिशिएंट थे, तो ये थे 1 5 10 10 5 1, इनको यूज कर लीजिए। 1 को गुणा में दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसा का ऐसा यूज कर लीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, बीच में प्लस लगाते जाइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, बीच में प्लस लगाते जाइए, यहाँ पर 5 आ जाएगा, बीच में प्लस लगा दीजिए। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये a प्लस बी की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर पावर 6 में जा रहे हो तो पावर 6, पावर 5, पावर 4, पावर 3, पावर 2, फिर पावर 1 और पावर 0। उधर से आएगा पावर 0, पावर 1, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5, b की पावर 6, यानी a की पावर तो 6 से 1 तक जाएंगी और फिर पावर 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, और b की पावर है वो उधर से आएंगी 6 से 1 तक, आगे 0 वाली पावर को लिखने की जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट क्या यूज होंगे, तो कोफिशिएंट आप ये देख सकते हो 6 के लिए ये थे, 7 के लिए अपने बनाए थे या नहीं बनाए थे, 7 के लिए भी बना सकते हो, ठीक है, 7 के लिए बनाए थे शायद हमने, यानी हाँ ये 7 के लिए बनाए थे, तो ये 7 के लिए कोफिशिएंट हो जाएंगे। अगर पावर 8 है तो ये 8 पावर के लिए कोफिशिएंट हो जाएंगे। वैसे भी देखो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पावर तक का ही जरूरत होती है, इसलिए इनको कोफिशिएंट के तौर पे यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। अब एक और आपको काम की बात बताता हूँ, एक काम की बात और बताता हूँ। अगर ये कहा जाए कि a प्लस बी की जगह a माइनस बी की पावर n हो जाए, a प्लस बी की पावर n किया था उसकी जगह a माइनस बी की पावर n हो जाए, जैसे a माइनस बी की पावर 0 हो, a माइनस बी की पावर 1 हो, a माइनस बी की पावर 2 हो, a माइनस बी का होल क्यूब हो, a माइनस बी की होल पावर 4 हो, a माइनस बी की होल पावर 5 हो, a माइनस बी की होल पावर 6 हो,
a माइनस बी की होल पावर से ऐसे दिया गया हो तो क्या करेंगे? अब इसके लिए तरीका यही होता है, आपने प्लस वाला पूरा समझ लिया है, तो अगर माइनस में लेना है, माइनस वाला कहाँ गया? देखो माइनस में लेना है आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको समझाता हूँ, यहाँ माइनस लेना हो आपको, इनके बीच में यहाँ माइनस लेना हो, यहाँ माइनस लेना हो, यहाँ माइनस लेना हो, और कहाँ कहाँ लेना है आगे देख लेंगे। तो जब ये माइनस होता है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, इसके ऊपर पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बीच में माइनस ले रहे हो, a प्लस बी की बजाय a माइनस बी ले रहे हो, तो पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, चौथा माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, यानी एकांतर क्रम पर चलेंगे। पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं पोजीशन पर जो भी आएंगे ये तो रहेंगे पॉजिटिव, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं पोजीशन पर जो भी आएंगे टर्म्स वो रहेंगे नेगेटिव, यानी एकांतर क्रम में प्लस माइनस चलेंगे। जैसे ये आ जाएगा, पहला पॉजिटिव है तो दूसरा क्या रह जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो पहला तो पॉजिटिव रहेगा इसलिए तो पॉजिटिव है, दूसरा क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और तीसरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इसलिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ये माइनस है तो पहला पॉजिटिव है, a क्यूब पॉजिटिव है, ये माइनस में b आ जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। आप देख लीजिए क्लास के बाद में या अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर माइनस में आ रहा है तो पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यहाँ माइनस में आ रहा है, पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एकांतर क्रम में ले लेना इनको, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं। जैसे मैं इसका लेता हूँ कि मुझे a माइनस बी की पावर 4 करना है, या मुझे a माइनस बी की पावर 4 करना है, तो अगर a माइनस बी की पावर 4 कर रहा हूँ तो पहला पॉजिटिव आ गया, दूसरा नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये वापस पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस में है तो पहला पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आ गया, फिर ये वाला है, ये माइनस में आ जाएगा, -10 आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आ गया तो ये लास्ट वाला है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाए। तो अगर माइनस में है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, जो आपके काम आएगी। ऐसे तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जितना आपके मैक्सिमम यूज हो सकता है ये है आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, या बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, आज हमने एक तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, एक बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा है, ये चीजें आप पढ़ के आना, ठीक है? एक बार इनको दोबारा देख लेना, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके नीचे डाल सकते हैं, मैं उन चीज़ों को कल दोबारा रिपीट कर लूँगा। कल हम फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ कल का आपको, कल हम फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप लोग जो पढ़ रहे हो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आज की क्लास है, इसका एग्जाम में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कभी भी, लेकिन आगे जैसे आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो अगर जैसे आज क्लास नंबर 1 थी, अब अगर आप 2 नंबर क्लास से ढंग से नहीं लेंगे तो फिर आपको 3 नंबर क्लास में दिक्कत आएगी, फिर 3 नंबर नहीं लेंगे तो फिर 4 नंबर क्लास में दिक्कत आएगी। तो आप वैसे ही पढ़ना जैसे आप ऑफलाइन बैच में पढ़ते हो या पेड बैच में पढ़ते हो, ठीक है? कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि ये यूट्यूब के ऊपर फ्री बैच है, लेकिन आप इसको ऐसे ही मानो जैसे आपने फीस जमा कराई है या मेरा कोर्स है उसको आपने परचेज किया है, और उसी इंटेंसिटी के साथ में जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही आपको बैठना है, जैसे क्लासरूम में बैठते हो वैसे ही आपको कॉपी पेन लेके इसके आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है? वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, एक बार डाउनलोड करने के बाद में बार बार नेट खर्च करना न पड़े। और आप इसके नोट्स बनाते हुए चलना, आप इसकी कॉपी डाल लेना, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना। मैं आपको हर वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो अब तक एग्ज़ाम में आ चुकी है
या वो जो अभी आजकल एग्जाम में आ रही है और या फिर आगे एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, आजकल क्या आ रहा है, लेटेस्ट क्या आ रहा है। अब देखो सबका लेटेस्ट अलग अलग होता है। कोई आदमी के लिए लेटेस्ट वो होता है जो अभी 2 साल में आया है, किसी आदमी के लिए लेटेस्ट वो होता है जो अभी 3 साल में आया है। अपना लेटेस्ट 15 साल का है, अपना लेटेस्ट 15 साल का है। पिछले 15 साल में आपके जो कुछ भी एग्जाम में आ चुका है वो सारा सब कुछ हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। आप कंटिन्यू क्लास लेते रहना, कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हो। इस आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। आपके जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो ग्रुप है उनके आपको लिंक दिए हुए हैं, आप उनमें जुड़ सकते हो, ऐड हो सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ मुझे बता दें, या मेरी खुद की जो आईडी है, इस नाम से मेरी आईडी है, उसका लिंक भी दिया हुआ है वहाँ पर। तो आप मेरी खुद की आईडी पर ऐप भी पे जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हो या नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी लाइक करना, शेयर करना, बाकी दोस्तों को बताना, वो आप 1-2 दिन बाद में जब आपको पढ़ना अच्छा लगेगा तो ये काम आप अपने आप कर लोगे। इसके लिए कहने की जरूरत नहीं होती है। आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, अपने आप ही आप अपने दोस्तों को बताओगे, अपने आप ही आप बाकी लोगों को सजेस्ट करोगे। पढ़ के अच्छा नहीं लगा है तो आप कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए